Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT. We conduct this session by Premed.pk. This is Tahreem Gurdesi here, and the chapters we'll be discussing in today's discussion are Dawn of Modern Physics and Atomic Structure. So, starting with the first question, it is minimum energy required to eject an electron from the metal surface. So अगर हम metal surface की बात करें, since we know metal के पास free electrons होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से energy देनी है in order to eject this electron from the surface of metal. तो जितनी आपने minimum energy देनी है, that is known as work function. ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे eject करवाओगे इस electron को from the surface of metal? By कैसे करवाओगे? आप यहाँ पे फोटोन आएगा. फोटोन क्या है? दैट इज लाइट. बट लाइट किस नेचर में है? वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट एज इन इट्स पार्टिकल नेचर. ठीक है, आपके पास लाइट की पार्टिकल नेचर की हम बात करें. ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दैट इज वर्क फंक्शन. उसको वर्क फंक्शन कहते हैं. इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होती है दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, सो ये तीन चार फैक्टर्स हैं, ये तीन चार टर्म्स हैं that you guys must be aware of when we talk about the minimum energy required. So that is known as work function. Next is when an electron and its antiparticle positron come close to each other. तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एंटीपार्टिकल है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू रेडिएशंस. आपके पास गैमा रे फोटॉन्स बन जाते हैं. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. इसको क्या कहा जाता है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर. पेयर प्रोडक्शन में आपके पास एक पेयर फॉर्म हो रहा होता है, एक पार्टिकल और उसका एंटीपार्टिकल. लाइक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब फॉर्म हो रहा है दैट इज पेयर प्रोडक्शन. इन फॉर्म ऑफ पेयर आपके पास एक चीज बन रही है. पेयर एनिहिलेशन, आप पेयर को एनिहिलेट कर रहे हो और आपके पास फोटॉन बन रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एनिहिलेशन ऑफ मैटर. चार्ली करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जो चीज मैंने बताई, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स हियर. द फर्स्ट इज द वर्क फंक्शन, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. द सेकंड वन इज threshold frequency, that is the minimum frequency required to eject the electron from the surface of metal. And then the next term is threshold wavelength, that is the maximum wavelength. जब threshold wavelength maximum wavelength होती है, इस चीज को भी याद रखना क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, सो आपको हम कहेंगे इट्स द मैक्सिमम वेवलेंथ. लाइक उससे अगर ज्यादा हो जाती है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती जाती है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कहोगे मैक्सिमम वेवलेंथ, दैट इज बेसिकली द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. Next is in the Compton scattering experiment, the X-ray wavelength change delta H formula आपने देखना है, that is H divided by m naught C1 minus cos theta. That is Charlie option. In order to produce pair production, minimum energy जो आपको चाहिए that is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए that is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बीटा करेक्ट आंसर है. चार्ज ऑफ फोटोन, तो फोटोन हमें पता है इट इज नॉट ए चार्ज पार्टिकल. ठीक है, दैट इज जीरो. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता है फोटोन. ठीक है, सो अल्फा करेक्ट आंसर है. फोटो सेल सिमिलर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. इसमें भी आपने क्या किया? फोटोन की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल. फोटो सेल इज लाइक सिमिलर टू दैट, सो अल्फा करेक्ट आंसर है. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन वाज गिवन बाय, तो आइंस्टाइन ने वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था. इनिशियली द साइंटिस्ट वर लाइक लुकिंग इनटू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पूरा प्रोसेस बाय कंसीडरिंग द लाइट एज एन इट्स वेव नेचर. ठीक है, इस वजह से आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे. फ्रीक्वेंसी वाली चीज और ये सारी बातें क्लियर हो नहीं रही थी साइंटिस्ट को. ठीक है, बट देन आइंस्टाइन यू नो ही सॉ ही वर लाइक व्हाट इफ वी see light as in its wave nature, as in its particle nature rather than its wave nature. ठीक है, so after that he derived the concept of work function considering the light and its particle nature. So yeah, आइंस्टाइन ने वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, सो बीटा करेक्ट आंसर है. इलेक्ट्रॉन शो प्योरली डैश व्हेन फ्री. जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है दैट इज प्योरली वेव इन नेचर. ठीक है, वो प्रॉपर वेव नेचर में होता है. सो या बीटा. Planck's constant is analogous to, तो Planck's constant और angular momentum का फॉर्मूला सेम होता है. Planck's constant होता गया that is h. तो h is equals to, आपके पास इसका यूनिट क्या होता है Planck's constant का? that is joule second. ठीक है, सो आपके पास Planck's constant is analogous to angular momentum. दोनों का कह दो यूनिट कह दो या फिर कह दो दोनों की डायमेंशंस क्या होती है? सेम होती है. ठीक है, यहाँ उसने ड्राइव भी किया हुआ है ml स्क्वायर t माइनस 1. आपके पास एंगुलर मोमेंटम की भी होती है और आपके पास Planck's constant की भी सेम डायमेंशन होती है. Next is calculate the energy of photon when the frequency of with the frequency of 3 × 10 raised power 18 hertz. H की वैल्यू उसने दे दी है, that is Planck's constant. फॉर्मूला क्या लगेगा? E is equals to hf. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. आपने एनर्जी ही फाइंड करनी है. H की वैल्यू यहाँ दी हुई है 6.63 × 10 raised power -34 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है
3 इंटू 10⁻18 से, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जार 9, 6 3 जार 6 1 6 6 2 12 6 3 18, 8 1 कैरी, 6 3 18 19, तो मेरे पास आ जाएगा 19.89 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 है, व्हेन बेसेस आर सेम 10 बेस है, ठीक है, एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, उनकी पावर्स आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, माइनस 34 प्लस 18 कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.89 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और आपके पास 18 19 20 14 15 16 आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 18.89 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 जूल, दैट इज द वैल्यू फॉर एनर्जी। देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और पावर्स को कैसे हैंडल करना है इस चीज को समझ लो कि जब आपके पास बेसेस सेम होती हैं, लेट्स से आपके पास यहाँ पे 10 रेज पर माइनस 34 और 10 रेज पर 18 थे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, व्हेन बेसेस आर सेम, बेस 10 है एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, उनकी पावर्स को आपने ऐड करना होता है। अगर यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहे होते तो हम ये कहते हैं कि व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडेड बाय ईच अदर, उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दो प्रिंसिपल्स याद रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मसला होता नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अल्फा। नेक्स्ट इज द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ईच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट बताना है, तो आपके पास ये ऊपर यूनिट मैंने लिखा था जूल सेकंड, देखो आपके पास डिराइव करो यूनिट, हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एच एफ, तो H इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय F, ठीक है। एनर्जी का क्या यूनिट होता है, दैट इज जूल्स, फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है, सेकंड इनवर्स, अब ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, तो आपके पास इसका यूनिट क्या बन रहा है, जूल सेकंड, ठीक है। आप यूं भी कर सकते हो जूल पर हर्ट्ज, क्योंकि आपके पास जूल मल्टीप्लाई बाय हर्ट्ज होगा, जूल इनटू हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अगर आप हर्ट्ज ले लो यूनिट तो जूल इनटू हर्ट्ज हो जाएगा, वरना आपके पास जूल सेकंड वो है नहीं ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करना है ना, हाँ जूल डिवाइडेड बाय हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ से पहले देखना शुरू हो गई थी, यहाँ से देखना है, ठीक है। सो आपके पास ये जूल डिवाइडेड बाय हर्ट्ज या जूल सेकंड दोनों यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे 6.63 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटू 10 रेज़ पर माइनस 34, अल्फा ऑप्शन में जूल सेकंड लिखा हुआ है लेकिन 3.63 लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में जूल पर सेकंड यूनिट दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, और डेल्टा ऑप्शन में आपके पास पावर गलत दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या होती है, एच एफ डिवाइडेड बाय सी, देखो इसको एच एफ डिवाइडेड बाय सी लिखते हैं, बट हम इस तरह भी देख सकते हैं ना, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा भी लिख सकते हैं, यहाँ वी वेलोसिटी है, यहाँ सी मैंने स्पीड ऑफ लाइट ली है, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने, अगर मैं एफ डिवाइडेड बाय सी कर देती हूँ, एफ डिवाइडेड बाय सी मैंने कर दिया, एफ डिवाइडेड बाय सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/λ, यानी लेमडा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय एफ होता है ना, लेमडा को यहाँ अकेला छोड़ दो, एफ को उधर ले लो, तो लेमडा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय एफ, अगर एफ डिवाइडेड बाय सी देखना है तो 1/λ, तो एफ डिवाइडेड बाय सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/λ एच इंटू 1/λ, तो एच ओवर लेमडा भी मेरे पास इसका यूनिट आता है, फॉर्मूला आता है, ठीक है। सो मेरे पास फॉर्मूला दो हो सकता है मोमेंटम ऑफ फोटोन का, कभी वो किसी तरह लिख सकता है, कभी किसी तरह, आप लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी तरीके से एमसीक्यू दे दे आपको पता हो क्या करना है, ठीक है। तो आपके पास मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एच एफ डिवाइडेड बाय सी, और मैं इसको एच ओवर लेमडा भी लिख सकती हूँ, इस तरह मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया है, ठीक है। विच फोटोन हैज द लीस्ट मोमेंटम, विच लाइट फोटोन हैज द लीस्ट मोमेंटम, देखो मोमेंटम किसका कम होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे करके लिखते हो, आपके पास आता है यहाँ पे, जब हम इस तरह करते हैं ना, तो रेड की एनर्जी सबसे कम होती है और वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। वॉयलेट के बाद आपके पास ब्लू की आती है, इस तरह करते हैं ना, वेब गॉयर, ठीक है। ऐसे आप जाते हो तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब जब एनर्जी कम हो रही है तो आपके पास मोमेंटम भी कम होगा, ठीक है। तो रेड की एनर्जी सबसे कम है, मोमेंटम भी उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। सो लीस्ट मोमेंटम का उसने पूछा था, दैट इज रेड, अल्फा ऑप्शन। कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम 180 डिग्रीज पे होती है, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देख सकते हो थीटा की, थीटा जब 180 डिग्री होता है तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रा ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो हम यहाँ पे यूं फॉर्मूला लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये कैसे आया, हमने पहले कहा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसको V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ H से कर रही हूँ, ठीक है। सो फिर मैंने E इक्वालिटी का साइन लगाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का हटाने, तो मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया और साथ ही मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी पुट कर दिया, एच एफ कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपके पास क्या, दैट इज बीटा। अगर हम वेवलेंथ से रिलेशन देखें तो एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है,
ठीक है, हम कहते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल्स टू v ओवर लेमडा। ठीक है, मैं एफ इज इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा भी लिख सकती हूँ। तो मैं एफ की जगह यहाँ अगर लिख दूँ ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा, तो लेमडा और एनर्जी का क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग फोटोन, यहाँ आप देखो पहले वाले एमसीक्यू में एच एफ बाई सी था, फिर हमने कर दिया एच ओवर लेमडा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। दोनों एमसीक्यूज इस वजह से डालें ताकि किसी भी फॉर्मेट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को पता हो कि दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो और आप गलत ना कर लो कंफ्यूज होके। ठीक है, तो आपके पास एच ओवर लेमडा भी करेक्ट आंसर है, एच एफ ओवर सी भी करेक्ट आंसर है, सिंस बोथ आर लाइक इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर, तो मास एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास c स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल विद इन विच फॉल विद इन द विजिबल रीजन। देखो आपके पास जब हम लाइंस की बात करते हैं ना, तो मेरे पास कौन कौन सी लाइंस है। पहली बात मैंने करनी है लाइमन सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, रिफंड। ठीक है, लाइमन मेरे पास है यूवी, ये फिर मेरे पास है विजिबल, ये है मेरे पास नियर, इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, एंड दिस इज फार इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं N1 और N2 की वैल्यू। यहाँ पे N1 की वैल्यू 1 है, N2 की 2 3 4 2, यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है 4 5 6 7, और यहाँ पे 5 6 7 8, यानी टर्मिनेट आपके पास एन लाइमन सीरीज टर्मिनेट फर्स्ट सबशेल पे होगी, बाल्मर सेकंड पे, पैस्टन थर्ड पे, ब्रैकेट फोर्थ पे, एंड रिफंड फिफ्थ पे। ठीक है, और कहाँ से आ सकती है, लाइमन सेकंड थर्ड फोर्थ या किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आ सकती है फर्स्ट पे, एंड सेम गोज विद द अदर सीरीज। ठीक है, सो आपके पास उसने पूछा है कि विजिबल रीजन में कौन सा है, दैट इज बाल्मर। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर। देखो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर का क्या मतलब है, हम वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच इनटू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाल्मर है, तो बाल्मर टर्मिनेट कब करेगी, आर एच इंटू 1 ओवर टर्मिनेट करेगी बाल्मर 2 के ऊपर 2 स्क्वायर माइनस, जब आपके पास लास्ट लाइन है इसका मतलब आपने इन्फिनिटी यहाँ ले लिया होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इसी तरह करेंगे। फिर आपके पास ये आ गया बाल्मर के लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर एच इंटू 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी कर लोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ओवर 4 ही सिर्फ हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा उसने क्या रेशियो ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे आपके पास 1 ओवर लेमडा है पीछे। ठीक है, तो आपने लेमडा में कन्वर्ट करना है 4 ओवर आर एच। लेमडा की वैल्यू आ गई है फॉर बाल्मर सीरीज, दिस इज फॉर बाल्मर सीरीज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो 1 ओवर लेमडा लिखो फॉर लाइमन, आर एच इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इंफिनिटी होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 ओवर 1। ठीक है, और लेमडा इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर एच। ठीक है, दिस इज फॉर लाइमन। ठीक है, फिर उसने कहा रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बाल्मर को पहले रखना है, लाइमन को बाद में रखना है, रेशियो लेना है, यानी दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी लेमडा बाल्मर डिवाइडेड बाय लेमडा लाइमन, दैट इज इक्वल टू लेमडा बाल्मर किसकी इक्वल है, 4 डिवाइडेड बाय आर एच डिवाइडेड बाय लेमडा एच करना, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय आर एच। ठीक है, सो आप इसे कैसे करोगे, 4 डिवाइडेड बाय आर एच मल्टीप्लाई बाय आर एच डिवाइडेड बाय 1, इनवर्स ले लिया, आर एच से आर एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 ओवर 1 या 4 रेशो 1 कह दो या 4 ही कह दो, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, जो चार्ली ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखो तो जी में विजिबल रीजन के फौरन बाद जी आ रहा है, तो विजिबल रीजन आपके पास कौन सा है, दैट इज बाल्मर, बाल्मर के फौरन बाद पैस्टन आएगा। ठीक है, दैट इज नियर इंफ्रारेड, तो विजिबल के फौरन बाद स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी पैस्टन। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, पैस्टन होगा। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट सेम एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दोनों के यूनिट सेम होते हैं, दोनों की डायमेंशन सेम है, बोथ आर एनालोगस टू ईच अदर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी शेप क्या होती है, दे आर सर्कुलर। ठीक है, डेल्टा। द फार्मूला फॉर पैस्टन सीरीज, तो फार्मूला आपने यहाँ पे यूं करके लिख देना है,
Pasteur's series of hydrogen spectrum 1 over lambda is equals to RH into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. जनरल फॉर्मूला है, RH एज इट इज रहने दो. आपके पास पैस्टर्न टर्मिनेट कब करती है, कहाँ करती है, ये देखो थर्ड पे टर्मिनेट करेगी. तो मैं यहाँ 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ले लेती हूँ. ठीक है, तो मेरे पास ये देखो 1 over lambda इज इक्वल्स टू RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. और जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने 4 5 6 अप टू सो ऑन. ठीक है, सो देखो इस वाले ऑप्शन में 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 से, इसमें 5 से. ठीक है, तो ये मिस्टेक्स है. करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, दैट इज डेल्टा. ठीक है, हमने सॉल्व करके निकाला है. नेक्स्ट इज the ionization energy of hydrogen is 13.6 electron volt. Its ionization potential will be 13.6 electron volt. Same values होती हैं. ठीक है, the first excitation energy, excitation कहा है उसने. ठीक है, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे, -13.6 इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड इंटू, हाँ, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 नहीं है, तो जी स्क्वायर वाला फैक्टर हम निकाल ही देते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई भी निकाल देते हैं. -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर करना है. अब एन की वैल्यू क्या है, अब उसने कहा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. इसका मतलब एन इज इक्वल्स टू 1 नहीं होता बच्चों. ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है दैट इज ग्राउंड स्टेट. एन इज इक्वल्स टू 1 तो ग्राउंड स्टेट होती है ना. अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब एन इज इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है. There's a difference between that. First excitation state doesn't mean we are talking about the first subshell. It means the first excitation state. That is n is equals to 2. क्योंकि n is equals to 1 is the ground state. It is not the excitation state. ठीक है. So आपके पास यहाँ पे -13.6 divided by 2 का स्क्वायर कर देना है मैंने. आ जाएगा -13.6 divided by 4. अब इसको कैंसिल आउट करो. 4 2s are 8 होते हैं. 4 3s are 12. 3 आ गया और यहाँ 16 आ जाएगा 0.4. ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे नहीं, बल्कि सॉरी, मुझे क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मुझे डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मुझे सिर्फ ई की वैल्यू नहीं निकालनी. यहाँ पे देखो मुझे डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, E2 माइनस E1 कर देना है. ठीक है, यानी -13.6 तो सेम रह रहा है, लेकिन मैं एन की वैल्यूज के अंदर चेंजेस लाऊंगी. ठीक है, मेरे पास -13.6 तो सेम रह रहा है, इंटू N1 में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, E2 माइनस E1 मैंने कर दिया. फिर अब इसको सॉल्व करो. -13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/4, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो. 4 एलसीएम आ जाएगा. इंटू 4 करो, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4. तो 3/4 को 13.6 से मल्टीप्लाई करो. 4 आपके पास यहाँ पे अभी हमने किया था, क्या आया था, 3s are 12.4 एंड 3 3s are 3 4s are 12, 2 1 कैरी, 3 3s are 9 10, तो 10.2 आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज आपने फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करनी है. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए आपने ये देखना है कितनी एनर्जी चाहिए आपको. तो दोनों एनर्जी लेवल्स जहां से उठाना है, जहां लेके जाना है, दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा. ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू आर 1/λ is equals to r into 1/p square minus 1/n square. In this relationship p की अगर वैल्यू 1 2 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, p+1 p+2. देखो यहाँ पे अगर हमने n1 की वैल्यू 1 ली ना, तो उसके बाद वाले नंबर है 2 3 4, यानी 1 + 1 कर दिया 2, 1 + 2 कर दिया 3, 1 + 3 कर दिया 4. ठीक है, 2 है तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5. ठीक है, इस तरीके से. तो p+1 p+2 p+3 ये करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर लाई करता है, यहाँ लिखा हुआ है यूवी अल्ट्रावायलेट के अंदर लाइमन लाई कर है. नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट एट फोर्थ. देखो ब्रैकेट में कहाँ टर्मिनेशन हो रही है, फोर्थ के ऊपर टर्मिनेशन हो रही है. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, देयर 3. आपके पास क्या होते हैं, देयर लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो 3 आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा है. फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इमिटेड इन लाइमन सीरीज. ठीक है, तो फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास वेवलेंथ सबसे कम. ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम, इसका मतलब आप इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो. ठीक है, हाईएस्ट ट्रांजिशन, वेवलेंथ कम का मतलब होता है आपके पास हाईएस्ट ट्रांजिशन. लाइमन की बात हो रही है तो हम कहेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर. तो आपके पास आ जाएगा आर एच इंटू 1/1, यानी आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1/RH. ठीक है,
ये आपके पास लेमडा है, आपने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो v ओवर लेमडा, तो आपके पास v ओवर लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज v डिवाइडेड बाय 1 ओवर आर एच कर देना है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v इंटू आर एच। अब v को आप c भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट, c आर एच हो जाएगा, ठीक है। तो आर एच इंटू सी, दैट इज चार्ली ऑप्शन, देखो हमारा भी यही निकले ना, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब v लगाना है, c लगाना है, आप ऑप्शंस देके डिटरमिन कर लो उसने किस तरीके से लिखा हुआ है, आपने अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। Figure shows the energy P, Q, R, S and G of an atom where G is the ground state. ठीक है, उसने बता दिया G आपके पास क्या है, that is basically ground state. रेड लाइन, देखो जब आपके पास रेड लाइन ऑब्टेन हुई है ना, तो रेड लाइन का क्या मतलब है, एनर्जी आपके पास क्या है, कम है। जब एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। A red line is in the emission spectrum of an atom is obtained by an energy level changes from Q to S. A blue line can be obtained. अब blue line कब obtain होगी, जब एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम इसका मतलब आपके पास लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगी तो आपके पास क्या होगा, ब्लू लाइन आएगी, ठीक है। सो आपके पास पी क्यू आर एस और जी है, जी आपके पास ग्राउंड स्टेट है, सिंस यहाँ पे डायग्राम इतनी ज्यादा I don't think it's that visible for us to yeah solve it. So yeah, let me do it myself. यहाँ पे हम इस तरीके से एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास पी क्यू आर एस और जी है, जी ग्राउंड लेवल है, तो पी क्यू आर एस, आई होप इट्स लाइक दैट, तो हम डायग्राम देख के ज़्यादा बेटर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास रेड लाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी लेवल क्यू टू एस, क्यू टू एस हुआ तो रेड लाइन आई है, नहीं आई थिंक इस तरह नहीं है ये, इसका पैटर्न कुछ और है, लेकिन आपके पास जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगी ना, अब देखो आर टू एस, क्यू टू आर, आर टू जी, अब आर टू जी आपके पास क्या है, आर डेफिनेटली हायर लेवल है, आर टू जी आपके पास लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बन रही है, जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगी तो आपके पास उसमें क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी और एनर्जी ज्यादा है, तो ब्लू लाइन आपके पास आ रही है, ठीक है। Next is during the transition of electron of hydrogen atom from higher to the third orbit, higher orbit से third orbit पे आ रही है, यानी termination third orbit पे हो रही है, जब third orbit पे termination होती है Paston series होती है, ठीक है, Paston is emitted. Next is if an electron jumps from first to the first orbit from third से first पे आया, ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, then it will release energy. Definitely आप higher energy level से lower energy level पे आते हो तो energy release होती है, अगर आपने lower energy level से higher energy level पे जाना है तो energy आपको gain करनी पड़ती है, absorb करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी का आपने रेशियो ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 ओवर लॉन्ग वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब आपके पास क्या है, जल्दी से लिख के बताओ, वेवलेंथ ज्यादा है, जब लेमडा की वैल्यू ज्यादा होती है तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बाल्मर है, ठीक है, सॉरी पहले लाइमन है, तो लाइमन में 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर बाल्मर है 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपके पास ऐसे है आर एच इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4, आर एच इंटू 4, और यहाँ आपके पास एलसीएम ले लो, 4 4 माइनस 1, आपके पास आ जाएगा आर एच इंटू 3/4, ठीक है। और आपने जब लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली तो लेमडा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, नहीं, लेमडा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 आर एच, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, f इज इक्वल्स टू v ओवर लेमडा, तो आपने v और लेमडा को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी v और लेमडा को डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, f की वैल्यू दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3 आर एच, यानी आपके पास क्या हो जाएगी, v इंटू 3 RH डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ तक हमने ये फ्रीक्वेंसी निकाल दी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर इन दोनों का रेशियो लेना है हमने, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 3 जार 9 होते हैं, RH इंटू आपके पास 4 और 9 कैल्शियम 36 होता है, 4 9 जार 9 4 जार, ठीक है। सो यहाँ 9 माइनस 4 हो जाएगा, आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, RH इंटू 5 ओवर 36,
ठीक है, और आपके पास यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, 1/λ की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 5 RH। फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लेमडा होता है, v डिवाइडेड बाय लेमडा जो मैंने यहाँ सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू क्या है 36 डिवाइडेड बाय 5RH, और इसको आप क्या करोगे v इंटू 5RH डिवाइडेड बाय 36। अब आपने इन दोनों का रेशियो ले लेना है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्गेस्ट लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। पहले लाइमन को रखना है, ठीक है, v आपके पास क्या आ जाएगा v इंटू 3RH डिवाइडेड बाई 4, और इसको डिवाइड कर देना है v इंटू 5RH डिवाइडेड बाई 36 के साथ। ठीक है, यानी v इंटू 3RH डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाई v इंटू 5RH। RH V कैंसल आउट, नंबर्स आ गए 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 3 जार 18 8 1 कैरी 3 3 जार 9 10 108 डिवाइडेड बाय 5 4 जार 20। और फिर हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कैसे करके कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे। Can't we take the ratio of wavelengths and just inverse it? V is equals to f lambda। हाँ, इन्वर्स होता है रिलेशन, इफ लाइक द आंसर इज सेम, सो हाँ कर सकते हो इस तरीके से। इसको एक दफा सॉल्व करके देख लो, आई हैवंट डन इट दैट वे बिफोर सो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ दोनों का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, डू चेक इट आउट। अगर आंसर आ जाते हैं सही, गो फॉर लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस द सेम वे, और अगर आंसर सही आ रहे हैं, so yes, फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको हमने सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है, रुको, इस तरह करके सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो रही है, तो हम किसी और तरह सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, एंड 9 3 जार क्या होता है 27 डिवाइडेड बाय 5, 27 रेशो 5। ठीक है, इसमें मैंने किया था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मेरा भी ऑप्शन कर लिया था। अच्छा, हाँ यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी हुई ना, हाँ आई थिंक आपने वेवलेंथ का वो ले लिया होगा रेशो। हाँ दैट्स लाइक क्वाइट कॉमन, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा है ना, मतलब हम वेवलेंथ ही करते आए हैं स्टार्ट से, तो फ्रीक्वेंसी जहन में ही नहीं आती कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहे तो फ्रीक्वेंसी करनी है। ठीक है, बट हाँ वो फ्रीक्वेंसी आप वेवलेंथ पहले फाइंड कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फिर v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड देन इन दोनों का रेशो ले लो। ठीक है, सो आपके पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स, और मैं देख के दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट, सो यू गाइज मस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इन बाल्मर सीरीज। देखो वेवलेंथ जब सबसे कम है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कहाँ है, इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, बाल्मर, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है तो इन्फिनिटी से आएगा, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है तो अगर 2 है तो 3 से 2 पे आएगा। ठीक है, सो इस तरह है, आर एच इंटू 1/4 माइनस 1/0 होल स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने 0 का स्क्वायर ले लेना है, आर एच इंटू 1/4, यानी मेरे पास लेमडा की वैल्यू उसने पूछी है, दिस इज 1/λ की वैल्यू। ये मिस्टेक बच्चों कभी कभी कर जाते हैं, तो इस बात को याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप 1/λ लेके चल रहे हो, लेमडा नहीं है, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4/RH आ जाएगा, इनवर्स ले लो यहाँ पे भी। ठीक है, सो अल्फा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ पैस्टन सीरीज इज गिवन एज, तो पैस्टन सीरीज का रिलेशन देखो, पैस्टन सीरीज में टर्मिनेशन कहाँ हो रही है, पैस्टन सीरीज पे 3 पे टर्मिनेट होना है। ठीक है, सो 1/3 होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो चार्ली करेक्ट आंसर है, आगे हमने देखना ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज चार्ली ऑप्शन। अच्छा, यहाँ तक मुझे बता दो, इफ फिजिक्स में किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स वाले पोर्शन में, इफ नॉट देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस या क्वेरीज, सो डू राइट देम इन द चैट बॉक्स। लिख के बता दो चैट बॉक्स में किसी का कोई भी क्वेश्चन है, इफ नॉट देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ इंग्लिश वाला पोर्शन, अंडरस्टूड, चलो परफेक्ट। I dash a new book, I dash hope to finish it by the end of the month. सो एक कंटिन्यूस टेंस में बात हो रही है, तो आई एम राइटिंग, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से लिख नहीं चुके, भी लिख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम राइटिंग अ न्यू बुक, आई होप टू फिनिश इट बाय द एंड ऑफ द मंथ। बीटा, next is I lived on main street when I came to the town, when I first came to the town। अब बच्चों देखो, जब स्ट्रीट का नहीं मेंशन कर रहे होते, पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगता जैसे रूल, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, डज योर ट्रेन लीव बिफोर 8 o'clock। अल्फा में देखो डज योर ट्रैम लिखा हुआ है, मिस्टेक,
बीटा में देखो डज योर ट्रेन लीव बिफोर 8 o'clock, तो 8 o'clock नहीं होता, 8 o'clock होता है, ठीक है। चार्ली में देखो सही लिखा हुआ है सब कुछ, और डेल्टा में देखो डू योर ट्रेन लिखा हुआ है, तो ट्रेन सिंगुलर उसके साथ डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, ठीक है। डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सिंपल को कहते हैं अफर्मेटिव भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, इंपेरेटिव कहा जाता है जिसमें कोई कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट आ जाए। एक्सक्लेमेटरी में यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस लाइक जॉय या sorrow or anything like that. And interrogative में you're asking a question. So Charlie correct answer है. Thank you, you've been very thorough this time. So yeah, that is kind. Cruel नहीं है, ideal नहीं है, glad नहीं है. Next is either my mother or my father is. ठीक है, so either में आपने क्या देखना होता है, आपने आइदर जब भी लगा हुआ होता है तो आपने सेकंड वाला सब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे तो वैसे दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपके पास जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, दैट इज आई बोरोड ए पेंसिल फ्रॉम अ पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, तो डेफिनेटली पूरे पाइल में से एक पेंसिल उठाई है, तो कोई स्पेसिफिक पेंसिल की बात हो नहीं रही, ठीक है। सो आपके पास क्या है, आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम द पाइल ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। इसका ग्लैड नहीं होगा cuz थैंक यू बोला है, नहीं नहीं रुको, 45 क्वेश्चन पे है, लेट मी गो बैक टू दिस। थैंक यू, यू हैव बीन वेरी थॉरो दिस टाइम, सो दैट इज काइंड, ठीक है। थैंक यू, यू हैव बीन, देखो जब हम थैंक यू कहते हैं, थैंक यू इज लाइक शोइंग कि आपके पास the other person is thanking you for your kindness, right? So thank you, you've been very thorough this time. This sentence, the speaker is expressing gratitude and complimenting the listener by acknowledging their thoughtfulness and helpfulness, ठीक है। तो kindness is demonstrated through the expression of appreciation and acknowledging someone's positive behavior, ठीक है। वो उसकी पॉजिटिव बिहेवियर को एक्नॉलेज कर रहा है और थैंकफुल हो रहा है उसके लिए, दैट इज बेसिकली काइंडनेस, इट्स नॉट ग्लैड, ठीक है। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, ग्रेटिट्यूड होता तो दैट वुड हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ सेंस हियर, बट ग्लैड का मतलब खुश होना होता है, ठीक है, दैट डजंट मेक सेंस इतना ज्यादा। अच्छा हम कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ चलो ये हो गया था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज बोरोड स्वीट्स के बाद कॉमा लगेगा, ही ऑलवेज लव्ड, सॉरी, ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स कॉमा चॉकलेट्स कॉमा बिस्किट्स एंड केक, ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है। बीटा में देखो लव्ड के बाद ही कॉमा लगा दिया, अभी नहीं लगना चाहिए, चॉकलेट्स के बाद लगना, स्वीट के बाद लगना चाहिए था, ठीक है। चार्ली में देखो ही ऑलवेज लव्ड स्वीट्स चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड के बाद भी लगा दिया, ठीक है। सो डेल्टा में देखो आपके पास चॉकलेट्स और बिस्किट्स के दरमियान कॉमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। सो आपके पास अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज आई विल, इट विल कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, इट विल कॉस्ट नहीं हो सकता, कॉस्टेड नहीं होगा, विल के साथ थर्ड फॉर्म वो नहीं लगती, पास्ट टेंस नहीं लगता, विल इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर, ठीक है। इट विल इज कॉस्टिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या, दैट इज बीटा। नेक्स्ट इज फोर पीपल वर विटनेस्ड an assault at an incident. Each of them had their own description of the scene. Which one will be probably right? अब कौन सा राइट है, देखो जो आपके पास ज्यादा लोग जो बात कह रहे हैं ना वो बात राइट है, ठीक है। देखो ही वॉज एवरेज हाइट, एक बंदे ने कहा, दूसरे ने कहा टॉल, तीसरे ने कहा टॉल, चौथे ने कहा टॉल, इसका मतलब टॉल होगा। फिर थिन, मिडिल एज्ड, सॉरी थिन थिन थिन, एवरेज वेट, सो थिन होगा, तीन बंदों ने थिन कहा, एक ने कहा एवरेज वेट, तो आप किसकी बात पे आओगे, तीन बंदों की बात पे। मिडिल एज यंग, मिडिल एज, तो मिडिल एज। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास बीटा ऑप्शन में कंपाइल हो रही हैं, सो दैट इज बीटा। From which of the following words, from the following, which word does not belong to others? Index, book, glossary, chapter. So index, glossary, chapter, they are the part of books, but book itself is not a part of book, so book does not belong. Next is, in a specific area of a country, an acute famine had appeared, have appeared. Course of action क्या होगा, major facilities of water and food. Famine क्या होता है, कहत पड़ जाना कहीं भी, ठीक है। तो कहीं भी कहत पड़ गया तो definitely you are supposed to provide the people there with the basic facilities like water, food, ठीक है। क्योंकि people don't have that, even if they do have money, they do not have the food itself, ठीक है, तो वो purchase भी नहीं कर सकते। Financial support should be given to the bothered individuals from the government. तो देखो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल भी जाए ना अगर, तो मनी इज नॉट गोना डू एनीथिंग, ठीक है। इवन इफ द पीपल देयर who are living there, they do have money with them, तो that money is not even gonna help them, क्यों, क्योंकि आपके पास जो फसलें हैं वो उगी नहीं, because there is no water there, when there is no water, जब बारिशें नहीं होती ना for like a long period of time, तो आपके पास जो जितनी भी फसलें होती हैं वो नहीं उगती हैं अपने टाइम पे, जिसकी वजह से there is a lack of food, and since बारिशें नहीं हो रही तो there is a lack of water as well, ठीक है। so that is famine, ठीक है, there is no food available, so giving money for that won't help, ठीक है, but giving food, yes it will help, ठीक है। so only first course of action follows होना चाहिए, इसका चार्ली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो आपके पास क्या है इसका करेक्ट आंसर, चार्ली, ठीक है। बोथ फॉलोज नहीं होगा आपके पास, ओनली
One follows is going to be the correct answer. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक if you guys have any questions or queries, do let me know by writing it in the chat box. If not, then we will be winding up this session here. अगर किसी ने कुछ भी पूछना है, किसी एमसीक्यू में कोई मसला है, तो यहाँ पे नीचे एमसीक्यू नंबर मेंशन हुआ है. यू कैन लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स कि ये वाला एमसीक्यू नंबर दोबारा एक्सप्लेन कर दे, मैं कर देती हूँ. ठीक है. नहीं, एवरीथिंग क्लियर? चलो, perfect. I'm gonna wait for like a couple of minutes before winding up the live session. So if you guys have any questions, feel free to write them in the chat box. ठीक है. So I think no more questions for today. So thank you everyone for joining the session. See you tomorrow with the next test. Till then, अपना ख्याल रखना, and I wish you all best of luck for the exam. And